तो अगर हम एक वीआईपी क्लब के बारे में सोचें। जहां मतलब आपको एंट्री चाहिए। हाँ बिल्कुल। और आपके कपड़े एकदम परफेक्ट हैं, आपने सारे नियम माने हैं, लेकिन दरवाजे पर जो बाउंसर है ना, वो कहता है कि अंदर जाने के लिए एक महंगा प्रवेश प्रमाण पत्र लेना ही पड़ेगा। भले ही आपके कपड़े कितने भी शानदार क्यों ना हो। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब जो हलाल कभी एक व्यक्तिगत धार्मिक जीवन शैली हुआ करती थी, वो अब कैसे $4.5 ट्रिलियन का विशाल बाजार बन चुकी है। एक बहुत बड़ा बाजार। और स्रोत सामग्री इसी बात की गहराई से पड़ताल करती है कि कैसे आस्था और अर्थव्यवस्था आपस में टकरा रहे हैं। सही बात है। और मतलब मुझे जो बात सबसे ज्यादा खटकती है, ये यूं कहें कि जो स्रोत में उठाई गई है, वो ये है कि हलाल का असली मतलब तो बस इतना है कि कोई चीज अनुमत है ना? हाँ, बस जो धार्मिक नियमों के हिसाब से जायज हो। तो फिर ये एक साधारण विचार से अरबों डॉलर की इंडस्ट्री में कैसे बदल गया? मतलब ये सारा पैसा आ कहां से रहा है? देखिए, स्रोत के अनुसार ये सब पेड लेबलिंग का खेल है। मतलब अब बाजार में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एजेंसियां आ गई हैं जो बस अपना ठप्पा लगाती हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी। मान लीजिए कोई उत्पाद प्राकृतिक रूप से नियमों के अनुकूल है, जैसे पानी हो गया या शहद। पानी तो हमेशा से ही हलाल होना चाहिए ना? उसमें तो कुछ मिलावट नहीं है। हाँ, लेकिन स्रोत का तर्क है कि अगर उस कंपनी ने उन एजेंसियों को भारी फीस देकर वो हलाल प्रमाण पत्र नहीं खरीदा, तो उसे उस विशिष्ट बाजार में मान्यता ही नहीं मिलेगी। तो क्या ये उन उत्पादकों पर एक तरह का टैक्स नहीं है? मतलब स्रोत भी यही सवाल उठा रहा है कि बिना कोई नई चीज बनाए या कोई वैल्यू जोड़े बिना ही सिर्फ एक लोगो इस्तेमाल करने की फीस ली जा रही है। एकदम सही। स्रोत इस बात की कड़ी आलोचना करता है कि बिना किसी वास्तविक योगदान के बस हलाल प्रमाण पत्र बेचा जा रहा है। और इसका असली फायदा किसे हो रहा है? उपभोक्ताओं को या वो मोहर बेचने वाली संस्थाओं को? यहीं पर व्यक्तिगत आस्था और एक मुनाफा कमाने वाली अर्थव्यवस्था के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। स्रोत में यह सवाल उठाया गया है कि क्या ये व्यवस्था धार्मिक आजादी की सेवा कर रही है या फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग है? क्योंकि स्रोत के हिसाब से तो ये सीधा सीधा एक व्यावसायिक एकाधिकार स्थापित करने जैसा है। हाँ, लेख यही तर्क देता है कि व्यक्तिगत आस्था की आड़ में एक लाभ संचालित व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। और इसका असर सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है यार। मतलब अगर हम इसके सामाजिक पहलू पर आएं, तो स्रोत सामग्री एक समानांतर बाजार या पैरेलल इकोनॉमी की बात करती है, जो कि बहुत चिंताजनक है अगर हम स्रोत के तर्कों को देखें, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता अब गुणवत्ता या कीमत नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ वो ठप्पा देख रहे हैं। बिल्कुल। और जब खरीदारी का आधार सिर्फ अपनापन हो जाता है, तो बिना लेबल वाले अच्छे उत्पाद भी बाजार से बाहर कर दिए जाते हैं। यहीं पर मुझे स्रोत का वो सबसे दिलचस्प और तीखा विरोधाभास याद आता है। मतलब हम अक्सर सुनते हैं कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग को मुख्यधारा के समाज से बाहर कर दिया गया। अक्सर भेदभाव की बातें होती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ स्रोत ये दावा कर रहा है कि एक अल्पसंख्यक वर्ग जानबूझकर खुद को मुख्य अर्थव्यवस्था से अलग कर रहा है और इस प्रक्रिया में बहुसंख्यक बाजार को ही अपने दायरे से बाहर धकेल रहा है। बिल्कुल। स्रोत इसे एक तरह का स्पष्ट भेदभाव मानता है। लेख के अनुसार जब आप सिर्फ समूह की पहचान पर आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो ये सिर्फ व्यापार नहीं रहता, ये समाज में अलगाव पैदा करता है। मतलब एक ही समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे का सामान सिर्फ इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उस पर किसी खास संस्था की मोहर नहीं है। हाँ, और स्रोत के अनुसार ये आर्थिक विभाजन अंततः समाज में गहरी दरारें और विभाजन फैलाता है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर साफ होने लगती है। हलाल अर्थव्यवस्था अब केवल धर्म की परिधि में नहीं सिमटी है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा बाजार बन चुकी है जो आस्था के बल पर चलता है और भारी मुनाफा कमाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ असली बॉस कौन है, आस्था या बाजार? ये तय करना वाकई मुश्किल है, लेकिन स्रोत सामग्री के हिसाब से बाजार की पकड़ बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के अंत पर आते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचार। अगर आस्था पर आधारित प्रमाणन का ये व्यापारिक मॉडल इतना सफल हो सकता है, तो क्या भविष्य में हम अन्य राजनीतिक विचारधाराओं या मान्यताओं को भी अपनी अलग खरबों डॉलर की विशेष और बंद अर्थव्यवस्थाएं बनाते हुए देखेंगे? ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि क्या आने वाले समय में हमारा बाजार पूरी तरह से अलग अलग खेमों में बटा होगा, है ना? तो इस पर जरूर विचार कीजिए।